नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो आपकी शिक्षा में समानता और उसकी गुणवत्ता से संबंधित ये रहने वाले बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट 5 का। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन शिक्षा में समानता से संबंधित था? ठीक है, जो भी बच्चे इस श्रृंखला को देख रहे हैं तो मेरे साथ आप लोग क्या करें, इस श्रृंखला के उत्तर भी देते हुए चले, जिससे कि आपका स्वमूल्यांकन होता रहे। चलिए बताइए, इसमें क्या है, दोबारा क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन शिक्षा में समानता से संबंधित था? देखिए, वंचित और वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना, या सीखने की शैली का समर्थन करना, या फिर हम बात करें केवल आपके ए और बी दोनों है, या इनमें से केवल बी। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य था, ये जो वंचित और वंचित छात्रों के लिए एक तो अवसर बनाना था, और साथ ही दूसरा जो था आपका यहाँ पे सीखने की शैली का भी कहीं ना कहीं इसमें समर्थन करना था। तो कहने का मतलब है, इसमें आपका ऑप्शन क्या है, सी एकदम बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, कि जब हम समानता की बात करते हैं तो शिक्षा समानता का अर्थ है, अगर हम बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली जो प्रारंभिक जो बचपन की शिक्षा तक पहुंचने का विस्तार होता है, जिसमें कम से कम संसाधनों वाले छात्रों को अतिरिक्त संसाधनों में सहायता प्रदान करनी होती है। अगर हम देखें इसमें किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जब हम शिक्षा क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निष्पक्षता और साथ ही इससे प्राप्त करने वाले जो स्कूलों में वंचित छात्रों और उनके अंतर्गत जो कठिनाइयाँ आती हैं, कहीं न कहीं उसका समर्थन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? अब बात करेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, स्कूल में समानता को बढ़ावा बढ़ावा निम्न में से किस माध्यम से दिया जाता है? तो आइए आपको बताना किस माध्यम से दिया जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रणालीगत मुद्दों से संबोधित करना होता है, ये नेतृत्व प्रशासन की क्षमता की भूमिका से होता है, या स्कूल के वातावरण में बाधाओं को दूर करना होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं कि स्कूल में समानता को बढ़ावा देना है। जब हम स्कूल में समानता को बढ़ावा देने की अगर बात करते हैं तो इसमें से सभी उपरोक्तों में से सभी ये सही है, सभी चीजें इसमें होनी अनिवार्य है। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन सी शिक्षा केवल मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करने का ध्यान केंद्रित करती है? देखिए इसमें ऐसी शिक्षा के बारे में बात कर रहा है जो मूल्यांकन नहीं करती बल्कि जीवन को तैयार करने पर केंद्रित होती है। समानता, समता या समानता या गुणवत्ता शिक्षा की बात करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो सकता है, कोई बताएगा इसका आंसर? जिसे आता है चलिए आंसर दीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वह गुणवत्ता शिक्षा पे हमें क्या कहते हैं, बेकस फोकस रखना चाहिए। जब हम गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा को अगर हम गुणवत्ता के आधार पर देखें तो उस शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शिक्षार्थियों को केवल मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि उसके जीवन के लिए तैयार करने पर क्या होती है, केंद्रित होती है। और अगर हम देखें शिक्षार्थी के जो लिंग हो गया, नस्ल होगी, जाति होगी, सामाजिक होगी, आर्थिक स्थिति होगी, भौगोलिक स्थिति से हटकर सामाजिक भावना और मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं गुणवत्ता शिक्षा के कारण विश्व में बदलाव आता है, और साथ ही जिससे कि छात्रों को भी अधिक अधिक अवसर क्या होते हैं, सुसज्जित होते हैं या उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे इसमें कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षा के कारण दुनिया बदल रही है और छात्रों के लिए अधिक अवसर की प्रदानता ये करती है? देखिए कौन सी वो शिक्षा है, यहाँ पर दिया गुणवत्ता शिक्षा, समता शिक्षा, समानता शिक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है, चलिए बताइए आंसर। ये चौथे का क्या होगा, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। देखिए अभी मैंने बोला था कि इसमें गुणवत्ता शिक्षा से ही क्या हो रहा है, आज की तिथि में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता से शिक्षा के कारण क्या हो रहा है, विश्व बदल रहा है, जिससे कि छात्रों को लिए नए नए रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पांचवें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या करे, सर्व शिक्षा की यहाँ पर बारे में बात कर रहा है। तो
यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा कितने किलोमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए। देखिए एक मानक तय किया था सरकार ने कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय होंगे कितने परिधि के अंतर्गत होंगे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका क्या आंसर सही होगा? जिसे भी आता है क्वेश्चन आंसर दिए। देखिए जो कहा गया था वो 5 किलोमीटर के भीतर क्या होना चाहिए आपके प्राथमिक स्कूल, यहाँ पर ये होने चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जो विद्यालय तक पहुंच के अगर हम जब बात करते हैं, तो जिसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये दावा किया गया था कि प्रत्येक जो 5 किलोमीटर पर क्या होगा प्राथमिक विद्यालय, और प्रत्येक 10 किलोमीटर पर क्या होगा आपका उच्चतर प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर खोला जाएगा। अब जो लेकिन अगर देखें वस्तु स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है आज की तिथि में। अब हम भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भैया जो शिक्षा प्रणाली में जिस प्रकार से उत्तम व्यवस्था हमने देखी है उनके बच्चों को पहुंचाने में या विद्यालय में होने के बावजूद भी अनेक ऐसी वस्तुगत हमारे सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें कारण उपलब्ध होते हैं जो बच्चों के विकास तक पहुंचाने में बाधक होते हैं। ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने किलोमीटर पर खोलने का प्रावधान इसमें रखा गया था? 10, 12, 15 या फिर 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 10 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए, और जो प्राथमिक स्कूल होना चाहिए वो 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बाधा शिक्षा से संबंधित है? ऐसी कौन सी बाधा है जो शिक्षा से संबंधित है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्यालय तक पहुंच, ये फिर आपके बी मूल्यांकन प्रणाली है, या बहुपरखी शिक्षा प्रणाली है, या उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर सही हो सकता है? तो देखिए ये सभी इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवार बच्चों के परिवार के बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए जब हम बात करें जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए उसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो उसका परिवार होता है, और उसके बाद जब वो परिवार से बाहर निकलता है तो वो कौन सा स्थान होता है? विद्यालय होता है, दोस्त होता है, या आस पास के पड़ोसी होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो सकता है? चलिए बताइए जल्दी, जिससे आता है आंसर इसका आंसर दीजिए। तो वो क्या होता है, विद्यालय उसका महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट होता है। जब विद्यालय की जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने कहा कि इसको सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा कि परिवार बच्चे को समाजीकरण की उस प्रथम पाठशाला का उसका क्या होता है, परिवार होता है। और परिवार में बच्चे के समाजीकरण की उचित प्रतिक्रिया समावेशित किया जाता है, या उसका आधार माना जाता है। प्राथमिक जो पाठशाला होती है उसकी वो परिवार होता है। और जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो इसमें शिक्षा तत्व हमें प्राप्त होते हैं। परिवार के बाद बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो आपका विद्यालय को होता है। यदि उसे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कक्ष में उचित वातावरण मिलता है तो वो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच और प्रभावी संप्रेषण आदि गुणों को स्वयं में क्या होता है वो विकसित करते हुए एक संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर कहीं ना कहीं वो बढ़ता है, और समाज में उसका असर भी दिखाई देता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 9वें नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार के बालकों के लिए समाज व परिपेक्ष परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है? तो यहाँ पर ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर सामान्य बालक या अक्षम बालक या उपरोक्त समूह वर्ग के बालक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए जो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो ये क्या अक्षम बालक ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा कि अक्षम बालक, ये थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा इसको भी मैं बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं कि समाज व परिवेक्ष्य की बात करें, हमारा समाज कैसा होता है उसका परिवेक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक तत्व तो उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सक्षम बालक के लिए सामाजिक व परिवेक्ष्य बहुत ही क्या होता है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये क्या करता है निर्वाह करता है। समाज द्वारा अक्षम बालकों को स्वीकारना या फिर अस्वीकारना, या उसके
समावेशी जो क्रिया होती है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। या फिर कहें एक अक्षम बालक समाज में सम्मान पाता है तो वह आसानी से अपनी ज़िंदगी में समायोजित हो सकता है, कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में वो कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। ठीक है? अब बात करेंगे 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में कौन-सी सुविधा प्रदान की जाती है? देखिए, विद्यालय है या प्रतिभा दर्शन के अवसर होते हैं या सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है, उपरोक्त में से सभी हो, तो इसमें क्या सही होगा? चलिए आप सभी लोग बताइए जिसे आता है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जो होगा आपके उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे अगला 11 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित करने का माध्यम ये प्रस्तावित किया गया है? तो निर्देश निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित है, तो अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा या हिंदी। तो किसे इसमें आधारभूत रखा गया है, किस भाषा को सर्वाधिक रूप में महत्वपूर्ण रखा गया है, तो ये आपको बताना है। एनईपी 2020 अगर आपने पढ़ी होगी तो इसमें जो रखा गया मातृभाषा पे ही सर्वाधिक रूप में फोकस रखा गया है, कि जिसे हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी इसे जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनईपी 2020 है, भारत सरकार द्वारा से 29 जुलाई 2020 को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में 2020 में से मंजूरी प्रदान की गई थी। अगर हम बात करें मानव विकास मंत्रालय का जो बाद में नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नई जो शिक्षा नीति थी वो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में जो 1886 को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर किया गया था। और आपको बता दूं, जो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 के जो पूर्व में जो इसरो के प्रमुख अध्यक्ष थे डॉक्टर के कर्पूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में ने क्या करा था, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली। और भारत में अब तक की अगर हम बात करें 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को लाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 था, फिर 1986 था, और दूसरा था आपका 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारभूत अगर सिद्धांतों की बात करें, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस नीति का जो विजन था छात्रों में भारतीय होने का कहीं न कहीं गर्व ना होकर विचारों में, बल्कि व्यावहारिकता की अगर बात करो, बुद्धि बुद्धि की बात करो, कार्यों को, और साथ ही आपका ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, सोच भी आपकी भारतीय होनी चाहिए। और अब हम अगर इसमें देखें, जिस प्रकार से मानव अधिकारों की बात की जाती है या फिर स्थानीय विकास की बात की जाती है, जीवन यापन की बात करती है, वैश्विक कल्याण की बात करी जा रही है, तो ये सभी को एक समृद्ध नागरिक बनाने में कहीं न कहीं अपना योगदान निर्वाह करती है। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न देखो लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुसूचित अनुसूचित स्कूली संरचना है, स्कूली शिक्षा की संरचना थी। अनुशासित जो स्कूली संरचना थी क्या थी आपके 10+5+3+3+4, या फिर आपका बी है 4+3+2+1+, या फिर सी आपका 5+3+3+2+2। तो इसमें क्या रखा गया था? तो अगर मैं बताऊं, जैसे हमारी वर्तमान जो शिक्षा नीति थी उसमें जैसे 10+2 की जो व्यवस्था, स्कूली व्यवस्था को रखा गया, जिसमें 18 से लेकर 3 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए, ये सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था। अब जब हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्रीय आधार पर अगर बोले, तो यहाँ पर 5+3+3+4 का ये क्या किया गया, एक नई व्यवस्था को यहाँ पर रखा गया। तो उसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ए एकदम राइट होगा। ठीक है, हम यहाँ पर चलते हैं कि 13वें नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो यहाँ पर 15 मार्च 2020, 29 जुलाई 2020, या फिर 17 जुलाई 1920 में, 5 दिसंबर 2020 में। तो किस वर्ष इसको स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 जुलाई 2020 को इसको क्या है स्वीकृति प्रदान की थी। अब देखिए 14वें नंबर का प्रश्न, कितने वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रस्तापित किया गया था? तो 29 साल बाद, 32 साल बाद, 34 साल बाद, 42 साल बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया गया था कि ये 34 साल बाद इसको क्या है संशोधित किया गया। फिर जाके तीसरी जो शिक्षा नीति आई थी 2020
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अभी देखिए इस शिक्षा नीति के अंदर कौन सा कथन इसमें प्रस्तावित रखा गया है, इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ये अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और यौगिक उन्नति को में बाधक है। ये बच्चों को अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। या फिर डी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना कुछ संख्यात्मक लाभ है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है, जिससे भी आता है क्वेश्चन का आंसर तुरंत देने की कृपा करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ गया, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के कुछ संख्यात्मक लाभ होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर का भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। बहुभाषिता या पूरे देश में निर्देशन का माध्यम हिंदी हो, या एक भाषावाद या पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, निर्देशन का माध्यम अंग्रेजी हो। तो किस पे इस पे जोर दिया गया था ये आपको बता दें। देखिए बहुभाषिता पर क्या रखा, पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है 2020 पर। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। रट का सीखना, या परीक्षाओं के लिए सीखना, या संकल्पनात्मक सक्षम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो होता है संकल्पनात्मक सक्षम, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे बल दिया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 18 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह मापदंड संबंध संदर्भी परीक्षण पर आधारित हो, या मानक संदर्भी परीक्षण पर आधारित हो, या फिर हम कहें विद्यार्थी के प्रगति में विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, या उपरोक्त में से कोई। तो क्या हो सकता है 18वें का आंसर बताइए जल्दी। 18 का जो आंसर हो सकता है वो आपका क्या होता है, सी, विद्यार्थी की प्रगति में विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें। ठीक है। अब यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया था, तो आपको बताना है। ठीक है। देखिए ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, या फिर डॉक्टर कृष्ण कुमार है, या डॉक्टर बी उपाध्याय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है जिसे आता है, इसका आंसर दीजिए। देखिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा जिसने तैयार किया था वो आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, ये आपके इसरो के पूर्व अध्यक्ष ये रहे हैं। अब देखिए 20वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, 2025, 2030, 2032, 2035। तो किस वर्ष तक इसको रखा गया है कि 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखने की हम जब बात कर रहे हैं, तो जो ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक का ये लक्ष्य रखा गया। ठीक है। जिसमें कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत 100%, 50% इसमें क्या होगा, लक्ष्य बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक। अब बात करेंगे 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया था। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005, ये में से कोई नहीं। तो किससे से रिप्लेस किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये 1986 की जो शिक्षा नीति थी इससे रिप्लेस किया गया है। अब 83 नंबर का प्रश्न है। 83 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से लेकर 8 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करता है। तो ये जो रखा गया लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, 2028, 2030, 2032, 2035, किस वर्ष तक ये लक्ष्य को रखा गया है। तो आपको बता दूं ये वर्ष 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो 3 से 8 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक का। ठीक है। अब बात करेंगे 25वें नंबर का प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद
का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, 5%, 6%, 7% या 9%। तो आपको बता दूं ये जो किया गया है वो 6% यहाँ पर लक्ष्य को खर्च करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है घरेलू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26वें भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष से ये कब घोषणा की गई थी? 1968 में, 1972 में, 1986 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं जो ये रखा गया था ये 1968 में ये पहली शिक्षा नीति घोषित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे और अपना अच्छा प्रदर्शन एलटी के भर्ती परीक्षा में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।